साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो वीडियो हमने बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत प्रशंसा की और एग्ज़ाम मतलब एकदम निचोड़ था, जान लीजिए वो बजट का, जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, हर लाइन उसकी क्वेश्चन है और इसीलिए आप लोगों ने उसको पसंद भी किया, तो जान के अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत आभार। अब केंद्रीय बजट का वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। केंद्रीय बजट को भी मतलब क्योंकि यूपी का बजट था तो 4 पेज में ही आ गया, लेकिन एक केंद्रीय बजट है तो इसमें तकरीबन 10 पेज हमको जो है मेहनत करनी पड़ी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत लंबा हो गया है या इसमें फालतू चीज़ें जोड़ी गई हैं। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उत्तर प्रदेश का बजट था, या ये कह लीजिए कि ये यूपी के बजट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंट्रल का बजट है और इसकी भी लगभग प्रत्येक पंक्ति जो हमारे नोट्स में है, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगी, वो सब क्वेश्चन है, जान लीजिए वो सब परीक्षा में आ सकता है। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप बजट में हम ये कह सकते हैं कि मतलब 99% क्वेश्चन सही करके आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर ध्यान से सुन लेंगे तो। मेरी कोशिश है कि बजट में जो टेक्निकल टर्म आएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड जो शब्दावली आएगी, उसको भी मैं आपको संक्षिप्त में डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 अभी हाल ही में नई सरकार के गठन के बाद प्रस्तुत किया गया है। कब प्रस्तुत किया गया है? ये 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यानी हमारी वित्त मंत्री कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण हैं। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ही इसको प्रस्तुत किया गया है। ये निर्मला सीतारमण जी का जो है लगातार 7वां बजट है। ठीक है, ये लगातार उनका 7वां बजट था। अगर बजट के आकार की बात की जाए तो बजट का कुल आकार है 48.21 लाख करोड़ रुपए। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बजट का यही बन सकता है, ठीक है, कि बजट का कुल आकार कितना है। तो बजट का कुल आकार है 48.21 लाख करोड़ रुपए। अगर बात की जाए कि विशेष जोर किन तबकों पे दिया गया है केंद्रीय बजट में, किन तबकों पर विशेष फोकस किया गया है, तो उसमें 4 तबके हैं। युवा है, महिला, गरीब और किसान। ठीक है, इन 4 तबकों पे जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में विशेष फोकस किया गया है। युवा, महिला, गरीब और किसान। और अगर ध्यान केंद्रित करने की बात की जाए तो इन सबको समग्र रूप से मिलाकर के क्या ध्यान किन लोगों पे दिया गया है, इनके मतलब युवा, महिला, गरीब और किसानों के किस तरीके के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसमें होगा कि बेरोजगारी, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर, यानी कैसे लोगों की बेरोजगारी दूर की जाए, कैसे उनका स्किल डेवलप किया जाए, कैसे एमएसएमई यानी सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है उसको बढ़ाया जाए, और जो भारत की आबादी का या भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है मध्यम वर्ग का, उसको कैसे सुलभ तरीके से आजीविका उपलब्ध कराई जाए, इसी पर पूरा ध्यान हमारे केंद्रीय बजट का रहा है। ठीक है, अगर इसमें ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई इसकी बात करें तो 2.66 लाख करोड़ रुपए। इम्पॉर्टेंट है ये, जहाँ जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँ वहाँ वहाँ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली लाइन इम्पॉर्टेंट ये है कि 48.21 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। दूसरी लाइन इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि की बात की जाए तो 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक, यानी ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हमारे बजट में हुआ है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक श्रेणी में एंजल निवेशक खत्म कर दिए गए हैं। ये लाइन ध्यान दीजिएगा। एंजल निवेशक कौन होते हैं? तो देखिए, एंजल निवेशक वह धनवान व्यक्ति होता है जो किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में निवेश के लिए सहमत हो, जिसके पास पूंजी की कमी हो। यानी कि मान लीजिए हमारे पास पूंजी नहीं है, एक व्यक्ति ए है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है
और एक व्यक्ति बी है, इसके पास कोई पूंजी नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ये अपना स्टार्टअप शुरू करता है। ठीक है, तो जब ये अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो ये जो ए व्यक्ति बहुत धनवान है, पूंजीपति है, ये इसको स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे देता है, निवेश करता है, और इस उम्मीद से निवेश करता है कि ये नया जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है इसके पास पैसे तो है नहीं, पूंजी तो है नहीं, तो ये व्यक्ति हमेशा मतलब इसको लाभ देता रहेगा। जो पैसे वाला व्यक्ति है, पूंजीपति व्यक्ति है, इसको लाभ देता रहेगा या इसके नियंत्रण में रहेगा, इससे उबर नहीं पाएगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? एंजल निवेशक। एंजल निवेशक जब निवेश करते हैं तो जो नई स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उनको उभरने में, ऊपर उठने में, ग्रोथ करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंजल निवेशक कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छोटी स्टार्टअप कंपनी में निवेश के लिए सहमत हो जाता है जिसके पास पूंजी की कमी हो। मतलब जिस कंपनी के पास पूंजी की कमी है उसके मतलब उसमें निवेश करने के लिए कोई पूंजीपति जब सहमत हो जाए तो उसे एंजल निवेशक कहेंगे। बजट में प्रत्येक श्रेणी से एंजल निवेशक खत्म कर दिया गया है। किस लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा, ताकि नए स्टार्टअप ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। मोबाइल फोन और सोने के उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया गया है। किसी कैपिटल एसेट की वैल्यू मूल्य में बढ़ोतरी। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? किसी कैपिटल एसेट की वैल्यू मूल्य में जब बढ़ोतरी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स को इजी किया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, या एसटीटी क्या होता है? एक प्रकार का टर्नओवर कर है ये, जहां निवेशक को एक्सचेंज के माध्यम से किए गए लेन देन में प्राप्त या भुगतान की गई कुल राशि पर कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी क्या है? जहां निवेशक को एक्सचेंज के माध्यम से किए गए लेन देन में प्राप्त या भुगतान की गई कुल राशि पर कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है, उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसलिए लगाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था अबाध रूप से, निर्बाध रूप से ग्रो करती रहे, आगे बढ़ती रहे। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि इसमें बढ़ोतरी क्यों की गई है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर या उत्तरोत्तर वृद्धिमान बनाए रखने के लिए। अगली लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 करोड़ युवाओं को के रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में निवेश किए जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य है 4 करोड़ युवाओं के रोजगार एवं कौशल विकास करना, 2 लाख करोड़ रुपए 5 सालों में निवेश किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास हेतु 1.4 लाख करोड़ रुपए अलग से निवेश किए जाएंगे। पहले 4 करोड़ युवाओं के रोजगार एवं कौशल के लिए 5 सालों में 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ और खर्च किया जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय जो है 11.11 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है, तो 11.11 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय क्या होता है? किसी कंपनी द्वारा अपनी दीर्घकालीन परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने या नए उपकरण खरीदने के लिए किया गया खर्च। कोई कंपनी अपनी दीर्घकालीन परिसंपत्ति या दीर्घकालीन एसेट को बेहतर बनाना चाहती है, नए उपकरण खरीदना चाहती है, उसके लिए जो वो खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब सरल भाषा में अगर कहें तो कह लीजिए जैसे हमने कोई बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, हमने कोई भी बिजनेस शुरू किया है तो उस बिजनेस में जो जो सामान लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने
कोचिंग का बिजनेस शुरू किया। तो कोचिंग के बिजनेस में जो रिसोर्सेज लगेंगे, बुक्स लगेंगी, ठीक है, और फर्नीचर लगेगा, और क्या लगेगा, और एक मान लीजिए आवास लगेगा, रूम लगेगा, बिजली लगेगी, पानी लगेगा। तो ये सब क्या हैं, ये सब मतलब इन सब चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में खरीदने के लिए, रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, लंबे समय तक मतलब इनको सस्टेनेबल रखने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो क्या होता है, पूंजीगत व्यय होता है। ठीक। अगर बजट की बात की जाए तो हमारा बजट कुल 9 प्राथमिकताओं पे आधारित है। इसमें पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, यानी पहली कृषि से रिलेटेड है। शॉर्ट में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बाकी आगे मैं डिटेल देने वाला हूँ। दूसरी प्राथमिकता हमारी क्या है, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण है। तीसरी प्राथमिकता हमारी क्या है, समावेशी विकास। चौथी प्राथमिकता हमारी क्या है, चौथी प्राथमिकता हमारी है विनिर्माण एवं सेवाएं, ठीक है। और पांचवी प्राथमिकता हमारी है शहरी विकास। छठी प्राथमिकता हमारी है ऊर्जा या ऊर्जा सुरक्षा कह सकते हैं। सातवीं प्राथमिकता हमारी है इनोवेशन यानी नवाचार। और सातवीं प्राथमिकता हमारी है अवसंरचना। आठवीं प्राथमिकता हमारी नवाचार है। और नौवीं प्राथमिकता हमारी है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो कुल 9 प्राथमिकताओं पर हमारा बजट आधारित है। पहली प्राथमिकता कृषि है, दूसरी रोजगार है, तीसरी समावेशी विकास है, चौथी विनिर्माण एवं सेवाएं हैं, पांचवी शहरी विकास है, छठी ऊर्जा सुरक्षा है, सातवीं अवसंरचना है, आठवीं नवाचार है और नौवीं है अगली पीढ़ी के लिए सुधार या कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। तो इन 9 प्राथमिकताओं पर हमारा बजट आधारित है, जबकि हमारा जो पिछला बजट था वो 7 प्राथमिकताओं पर आधारित था, उसको सप्तऋषि नाम दिया गया था। ठीक है, तो एक एक प्राथमिकता को हम देखेंगे। पहली प्राथमिकता जो है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता पर फोकस किया गया है। तो इसमें क्या क्या मुख्य काम किए गए हैं, कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की जाएगी, वित्त पोषण एवं पर्यवेक्षण में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम का ये क्वेश्चन है आपके कि कृषि की 32 एवं बागवानी की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल नई किस्मों का विकास किया जाएगा। ठीक है, जलवायु अनुकूल नई किस्मों का विकास किया जाएगा, जिसमें कृषि की 32 किस्में होंगी और बागवानी की 109 किस्में होंगी। बागवानी की 109 किस्में होंगी जो उच्च पैदावार वाली होंगी। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई किसान प्राकृतिक कृषि कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगामी 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत सहायता प्रदान करने का टारगेट इसमें निर्धारित किया गया है। 2 वर्षों में 1 करोड़, 2 वर्षों में 1 करोड़। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये प्राकृतिक कृषि के तहत है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान अंशदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र। जैव आदान संसाधन केंद्र का मतलब ये हुआ रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, आवश्यकता आधारित रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे और उनकी संख्या कितनी होगी, 10,000 होगी। दलहन तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाकर
आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता हेतु किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज, सहकारी समितियों तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत कैसे बनाया जाएगा? किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देकर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीधा आपका क्वेश्चन है पेपर का कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्रोत्साहन देंगे कैसे? 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने जिलों की बात की जा रही है? 400 जिलों की। 6 करोड़ किसानों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कितने करोड़? 6 करोड़। 5 राज्यों में जन सामर्थ्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें 3 चीज़ें हैं डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के क्रम में। 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण नंबर 1, 6 करोड़ किसानों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड नंबर 2 और 5 राज्यों में जन सामर्थ्य हेतु केसीसी जारी की जाएगी नंबर 3। ये 3 पॉइंट है। ठीक है, 400 जिलों के खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण, 6 करोड़ किसानों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड, 5 राज्यों में जन सामर्थ्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा उत्पादन को प्रोत्साहन, नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण, झींगा ब्रूट स्टॉक्स हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी तथा रोजगार सृजन किया जाएगा, यानी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाई जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी तथा रोजगार सृजन इससे होगा, नई सहकारिता नीति से। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा मतलब फोकस एरिया है, जो दूसरी प्राथमिकता हमारे बजट की है वो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग है। इस पे देखते हैं, संगठित क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये 1 माह का वेतन दिया जाएगा। ध्यान रहे, संगठित क्षेत्र में अगर कोई एम्प्लॉय पहली बार रोजगार प्राप्त कर रहा है तो उसको न्यूनतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे 1 महीने में, और ये 3 किस्त में जारी होंगे। ठीक है, 5-5 हज़ार करके, 5,000 फिर 5,000 फिर 5,000, ऐसे उसको वेतन दिया जाएगा 3 किस्तों में। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रथम 4 वर्ष के ईपीएफओ अंशदान हेतु कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ईपीएफओ अंशदान में 2 वर्षों तक 3,000 रुपये मासिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे, प्रोत्साहित विनिर्माण क्षेत्र में अगर कोई रोजगार पा रहा है तो ईपीएफओ के अंशदान हेतु कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? 2 साल में 3,000 रुपये की मासिक प्रतिपूर्ति प्रदान करके। ठीक है, जो वो अंशदान करेंगे उसकी प्रतिपूर्ति 2 सालों में 3,000 रुपये मासिक दे करके कर ली जाएगी। कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां महिलाएं काम करती हैं, जिन कारखानों के आसपास महिलाएं काम करती हैं, वहीं पे महिला हॉस्टल विकसित किए जाएंगे, शिशु गृह स्थापित किए जाएंगे, ताकि कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों को रहन मतलब या गुजर बसर करने में, आवास और भोजन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने में कोई परेशानी ना हो। आगामी 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण या स्किल ट्रेनिंग देने का टारगेट निर्धारित किया गया है। 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, यानी पहले से 1,000, 100 नहीं 1,000। ठीक है, पहले से जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं उनका उन्नयन किया जाएगा। संवर्धित निधि गारंटी के साथ 7.5 लाख तक का ऋण 25,000 छात्रों को सहायता दी जाएगी। ठीक है, संवर्धित निधि गारंटी स्कीम के साथ 7.5 लाख तक का ऋण
25,000 छात्रों को उपलब्ध कराने का उल्लेख है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है ऋण। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण 1 लाख विद्यार्थियों को 3% की वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। घरेलू संस्थानों में यानी जो भारतीय संस्थान हैं, वहाँ पे अगर हायर एजुकेशन आप लेते हैं तो 10 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा। 1 लाख विद्यार्थियों को यानी कुल 1 लाख विद्यार्थियों को यह ऋण मिलेगा 3% की वार्षिक ब्याज छूट पर, मात्र 3% उसकी वार्षिक ब्याज पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी जो हमारी प्राथमिकता है वो समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। इसमें क्या क्या है? पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के चहुमुखी विकास हेतु पूर्वोदय योजना लाएंगे। यानी पूर्व के राज्यों पे ज़्यादा फोकस बजट में किया गया है। मिशन पूर्वोदय चलाया जाएगा, मिशन पूर्वोदय चलाया जाएगा। और मिशन पूर्वोदय के तहत कौन कौन से राज्य आएंगे? बिहार आएगा, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। विकास और विरासत एक साथ पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और विभिन्न निर्माण परियोजनाएं मतलब क्रियान्वित की जाएंगी, ठीक है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे के साथ साथ विभिन्न सड़क परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इसके अलावा 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर और अन्य सड़क परियोजनाएं चलेंगी, जबकि 21,400 के करोड़ से विद्युत परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा बिहार में पूंजीगत निवेश के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में राजधानी के विकास हेतु 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 15,000। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बन रही है? अमरावती में बन रही है। तो अमरावती शहर के विकास हेतु 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। गोदावरी नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना को पूर्ण किया जाएगा। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना गोदावरी नदी पर है। ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको पूर्ण करने में तेजी लाई जाएगी। विशाखापत्तनम, चेन्नई और हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया जाएगा, ठीक है। विशाखापत्तनम, चेन्नई और हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये डायरेक्ट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप हमको कमेंट करके बताएंगे ये योजना शुरू कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। महिला एवं बालिका विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, ठीक है। महिला एवं बालिका विकास के लिए कितना आवंटन हुआ है? 3 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाएगा। कितने गांवों में? 63,000 गाँव में 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से कितने गांवों के 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा? तो 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से 63,000 गाँवों के कितने जनजातियों को लाभ मिलेगा? तो 5 करोड़ जनजातियों को लाभ मिलेगा, ठीक है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी, ठीक। तो 3
क्षेत्र हो गए। 3 क्षेत्र कौन कौन से? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, तीसरा क्या रहा? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अब चौथा जो क्षेत्र है, चौथा जो प्राथमिकता है, विनिर्माण और सेवा है। ठीक है, विनिर्माण और सेवाएं हैं। इसमें क्या है? एमएसएमई के लिए यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत आवधिक ऋण सुविधा दी जाएगी। एमएसएमई ऋण हेतु नया आकलन मॉडल लाया जाएगा। नया आकलन मॉडल से क्या होगा? एमएसएमई के लिए डिजिटल फुटप्रिंटों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाह्य आकलन के बजाय इन हाउस आकलन करेंगे। ठीक है, यानी पहले बाह्य जो आकलन ऑडिट करते थे, अब वो इन हाउस ऑडिट करेंगे। इन हाउस ऑडिट करने से एमएसएमई के लिए ऋण लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पेपर में स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है। संकट के समय एमएसएमई हेतु स्पेशल मेंशन अकाउंट की व्यवस्था रहेगी। संकट के समय का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया था, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो इस तरीके की घटनाएं होने पर एमएसएमई हेतु स्पेशल मेंशन अकाउंट की व्यवस्था रहेगी, ताकि वो लोग किसी भी मतलब कह लीजिए कि अप्रत्याशित परेशानी से बाहर निकल सकें। आगे क्या करेंगे? मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? आप कमेंट करके बताएंगे। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख ऋण सीमा कर दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। कितनी? 500 कंपनियां 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को। 500 कंपनियां 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेंगी। 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता देंगी। 12 माह बाद 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता। ठीक है, एक मुफ्त नहीं, यहाँ एक मुफ्त होना चाहिए। तो 5,000 रुपये प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। 500 शीर्ष कंपनियां 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता देंगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 500 शीर्ष कंपनियां 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इंटर्नशिप भत्ता देंगी। 12 माह बाद 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता भी प्रदान करेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। करंट अफेयर्स में टॉप 100 करंट में हम बता चुके हैं कि 12 औद्योगिक पार्क कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। खनिज मिशन के तहत घरेलू उत्पादन तथा रिसाइकलिंग और अपतटीय खनन पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकास पर ध्यान दिया जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सीपेस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब कि सीमित क्षेत्र में लायबिलिटी पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। ये स्वैच्छिक क्लोजर का मतलब जब आप चाहें अपनी लायबिलिटी से किनारा कर सकते हैं, ये व्यवस्था रहेगी। क्लोजर हेतु सीपेस का प्रयोग करेंगे। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कारपोरेट एग्जिट इसका फुल फॉर्म है, अगर पूछे पेपर में। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कारपोरेट एग्जिट। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता हेतु एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। शहरी विकास में क्या करेंगे? अब हमारी 5वीं प्राथमिकता है शहरी विकास। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी कम की जाएगी। यानी महिलाओं के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी का टैक्स कम लगेगा। ठीक, 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट स्ट्रीट फूड हब विकसित किया जाएगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, यानी कि 5 साल में एक शहर में 1 वर्ष में 100 साप्ताहिक हाट विकसित किया जाएगा। 5 सालों में एक साल करके। यानी कि 2024 में मान लेते हैं कि जो है प्रयागराज में 100
स्ट्रीट फूड हब विकसित हुए, तो 25 में और 100, ऐसे 5 सालों तक टारगेट है। ठीक है, तो 100 करके 500 स्ट्रीट फूड हब विकसित हो जाएंगे 5 सालों में। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। देखिए, ट्रांजिट उन्मुख विकास का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट उन्मुख विकास वो होता है, आप ऐसी जगहों पे रह रहे हों, जनसंख्या का संकेंद्रण ऐसी जगह पे हो जहां यातायात की सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं आसान हो। ठीक है, आबादी का विकास, जनसंख्या का विकास ऐसे क्षेत्र में हो जहां आवागमन की सुविधाएं आसान हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट उन्मुख विकास। जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को बहुपक्षीय बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 द्वारा 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम परिवारों को आवास दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 चलेगी, 10 लाख करोड़ इसमें निवेश किया जाएगा सरकार द्वारा, 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ का ये निवेश करेंगे। इससे क्या होगा? 1 करोड़ शहरी गरीबों को और मध्यम परिवारों को आसानी से आवास उपलब्ध हो पाएगा। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी? अगले 5 वर्षों में 2,02 करोड़। टोटल निवेश करेंगे 10 लाख करोड़। लाभ मिलेगा 1 करोड़ लोगों को। ठीक, और 5 सालों में 2.2 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता, केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें। ठीक है, केंद्र जो है जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा वो 2.2 लाख करोड़ अगले 5 सालों में देगा। अगली प्राथमिकता हमारी है ऊर्जा सुरक्षा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु रूफ स्टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। पंप्ड स्टोरेज योजनाओं को बढ़ावा देने की नीति लाई जाएगी। छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना की जाएगी। निजी क्षेत्रों की साझेदारी बढ़ाई जाएगी। 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना एनटीपीसी और भेल को संयुक्त रूप से लगाने हेतु सहायता दी जाएगी। यानी कि एनटीपीसी और भेल संयुक्त रूप से 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन या प्लांट लगाएंगे, जिनको संयुक्त रूप से उद्यम लगाने हेतु सहायता दी जाएगी। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा दक्षता से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर। अंतरिक्ष व्यवस्था हेतु 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंतरिक्ष व्यवस्था हेतु 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेंगे। अगली प्राथमिकता है अगली पीढ़ी के सुधार पर जोर दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा भाई? देखिए, हर एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको बहुत पढ़िएगा। अगर 1 से 2 बार आप ये वीडियो देख लेंगे 1.5 या 1.25 पे करके, तो आसानी से आपके बजट तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखिए, आर्थिक नीति फ्रेमवर्क से रोजगार के अवसर के लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीनीकृत किया जाएगा। अनन्य भूखंड पहचान संख्या यानी भू आधार तैयार किया जाएगा। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, इसी आधार पे भू आधार भी तैयार करेंगे। जीआईएस मैपिंग करेंगे, यानी जियोग्राफिकल मैपिंग के द्वारा भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करेंगे। यानी जो आपको अपने भूमि का नक्शा और दुनिया भर का कागज पत्र रखना पड़ता है, उससे मुक्ति मिलेगी। जलवायु अनुकूल एवं उपशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एफडीआई एवं ओवरसीज निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
8वीं प्राथमिकता हमारी अवसंरचना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना विकास के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 11,11,111, ठीक है, 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो हमारी जीडीपी का 3.4% है। कितना है? 3.4%। राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु 1.5 लाख का प्रावधान है। 25,000 गाँव हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण यानी 4.0 शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण कितने गांवों को कवर करने हेतु शुरू किया जाएगा? 25,000 गांवों को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल पर बिहार के विष्णुपद मंदिर तथा महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर बिहार के किन जिलों में है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल पर इन दोनों कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। राजगीर एवं नालंदा का धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास होगा। ठीक है, राजगीर और नालंदा का धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास किया जाएगा। नवाचार अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा। 1 करोड़ की लागत से निजी क्षेत्र से राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का आरंभ किया जाएगा। अवयस्क बच्चों हेतु एनपीएस वात्सल्य चलाई जाएगी। एनपीएस वात्सल्य क्या है? एनपीएस वात्सल्य क्या है, इसका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना का अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो देखे होंगे तो उसमें है। ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना है। प्राप्तियों एवं व्ययों का समायोजन अब कैसे करेंगे? देखिए, हमारी 9 प्राथमिकताएं थी। अभी तक तो हमने प्राथमिकताएं गिनाई। अब हमको बजट में कितनी राशि प्राप्त हो रही है, कितना व्यय करेंगे, कहाँ व्यय करेंगे, उसका विवरण हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 2024-25 के दौरान सरकार को 48,20,512 करोड़ रुपए व्यय करने हैं। सकल व्यय इतना आएगा। देखिए, इतनी बजट में जितनी व्यय होता है उतनी प्राप्ति, सरकार को जितनी प्राप्ति होती है विभिन्न स्रोतों से, पूरा का पूरा व्यय करने का विवरण वो अपने वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट में देती है। तो 24-25 में 48,20,512 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और इतना ही व्यय किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टोटल बजट कितने का है ये पूछा जाएगा, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का हमारा बजट है। यूपी का बजट कितना है? 7.36 करोड़ रुपए का है। ठीक है, पिछले बजट की तुलना में ये बजट कितना अधिक है? तो 3,30,026 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पेपर में पूछी जा सकती है। पिछले बजट की तुलना में ये बजट कितना अधिक है? तो 3,30,026 करोड़। अब देखिए, कुल व्यय 48,20,512 करोड़ है, जिसमें से 76.95% राजस्व खाते पर व्यय होगा। 37,09,040 करोड़ रुपए। ठीक है, 37,09,040 करोड़ रुपए जो कुल व्यय का 76.95% है, ये राजस्व खाते पर व्यय होगा। पूंजीगत खाते पे कितना होगा? 11,11,111 करोड़ रुपए। 11,11,111 करोड़ रुपए यानी 23.5%। 23.05% राशि पूंजीगत खाते पर व्यय की जाएगी। तो पूरी राशि अगर आप ना याद कर सकें तो इतना जरूर याद कर लीजिए कि राजस्व खाते पे लगभग 77% और पूंजीगत खाते पे 23.05% का व्यय किया जाएगा। सरकार के पूंजीगत खाते के व्यय में 16.93% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि सरकार के पूंजीगत खाते के व्यय में पिछले बजट की तुलना में इस बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16.93% की वृद्धि दर्ज की गई है। व्यय आपूर्ति कैसे होगी? राजस्व से जो प्राप्ति होगी वो होगी, मतलब ये तो व्यय था, कितना खर्च करेंगे, अब इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? राजस्व से प्राप्ति करेंगे 31,29,200 करोड़ रुपए की।
31,29,200 करोड़ रुपए की प्राप्ति करेंगे राजस्व से। और पूंजीगत प्राप्ति से कैसे करेंगे? 16,91,312 करोड़ रुपए हमको पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त होंगी। अब देखिए बजटीय घाटा भी एक शब्द आता है। बजटीय घाटा में क्या क्या होता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। ठीक है, यानी राजस्व पे हम जितना खर्च कर रहे हैं, हमको जितना राजस्व मिला है उससे ज़्यादा, मान लीजिए हमको 100 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और हम खर्च कर दे रहे हैं 125 रुपये, तो जो ये 25 रुपये एक्स्ट्रा आया, ये क्या हुआ? हमारा राजस्व घाटा हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। ठीक है, डेफिसिट हुआ। तो 5.8 लाख करोड़ रुपए हमको राजस्व घाटा आएगा, जो जीडीपी का 1.8% होगा। ये आपका पीसीएस में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 5.8 लाख करोड़ का राजस्व घाटा होगा, जो जीडीपी का 1.8% रहेगा। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% है। प्रभावी राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए जाने वाले अनुदान में से जब हम राजस्व प्राप्तियां निकाल देते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा आता है। ठीक है, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए जाने वाले अनुदानों में से राजस्व घाटा जब निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा, राजस्व घाटा निकाल देने पे जो आएगा वो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक, राजकोषीय घाटा क्या होता है? किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी। हमें खर्च करना है 150 रुपये, हमारे पास राजस्व है 125 रुपये का। राजस्व का मतलब पूंजी। हमारे बैंक बैलेंस में या हमारे पूंजी में, हमारी जेब में, हमारे पॉकेट में 125 रुपये हैं। ठीक है, और हमको खर्च करना है 150 रुपये, तो ये क्या होगा? राजकोषीय घाटा होगा। किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी होना राजकोषीय घाटा होता है। इसका फार्मूला होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियाँ निकाल दें जिसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है, तो जो प्राप्त होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान रखिएगा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ बराबर राजकोषीय घाटा तब होगा जब उधार को निकाल दिया जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। तो 16.13 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 4.9% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने परसेंट अनुमानित है? 4.9%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो 1.8% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा सरकार द्वारा खर्च की गई वह राशि जिसमें राजस्व द्वारा अर्जित राशि घटा दी जाती है। राजस्व से जो राशि प्राप्त होती है उसको जब निकाल दिया जाए तो जो पूंजी बचती है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी कुल घाटे की राशि में से राजस्व की राशि अगर निकाल दी जाए, ठीक है, सरकार द्वारा खर्च की गई वह राशि जिसमें राजस्व द्वारा अर्जित राशि घटा दी जाती है। ठीक है, राजस्व द्वारा अर्जित राशि घटा दी जाए। कुल राशि मान लीजिए 100 रुपये है कुल राशि, तो उसमें राजस्व से प्राप्त राशि 50 रुपये है, उसको निकाल दिया जाए तो जो बचेगा 50 रुपये, वो क्या होगा? हमारा प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है, हमने 100 रुपये खर्च किया है, 100 रुपये हमने खर्च किया है, जिसमें से राजस्व द्वारा अर्जित राशि हमारी 50 रुपये थी, इसको मैंने निकाल दिया तो जो 50 रुपये बचे वो हमारा प्राथमिक घाटा है, जो जीडीपी का 1.4% बजट 24-25 में है। ठीक है, 1.39 लाख करोड़ रुपए कम है पिछले बजट की तुलना में, या अनंतिम अनुमान वाले बजट की तुलना में 1.39 लाख जो है प्राथमिक घाटा इस बार कम दर्ज किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 24-25 के लिए जीडीपी 3,26,912 रुपये आंकलित की गई है। कितनी? 3,26,912 रुपये जीडीपी आंकलित की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3,26,912 रुपये।
3,26,36,912। 2-3 बार ऐसे आप लिखिएगा, इसको याद हो जाएगा। जीडीपी आकलित की गई है कुल 2024-25 के बजट में। ठीक है, ये सीधे आने वाला क्वेश्चन है पेपर में। और अगर देखा जाए सकल कर राजस्व जो सरकार को प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 38.40 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से प्रत्यक्ष कर से आएगा 57.47%, अप्रत्यक्ष कर से आएगा 42.53%। ठीक है, जिसमें शीर्ष 3 जो कर राजस्व होंगे उसमें आयकर से प्राप्त होगा 11.87 करोड़ रुपए, जीएसटी से प्राप्त होगा 10.62 लाख करोड़ रुपए, आने वाला क्वेश्चन है। निगम कर से प्राप्त होगा 10.2 लाख करोड़ रुपए। यानी सरकार के कर राजस्व के 3 बड़े स्रोत आयकर, जीएसटी और निगम कर हैं। जीडीपी का यानी जो पूरा ये राजस्व प्राप्त होगा ये टोटल जीडीपी का, यानी टोटल जीडीपी हमारी इतनी है, इसका ये 11.8% होगा। और इस 11.8% में से ये 6.8% जो है डायरेक्ट मिलेगा प्रत्यक्ष कर से, और 5% जो है इनडायरेक्ट से मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जीडीपी 3,26,36,912 रुपये है। ठीक है, जो और हमारा सकल कर राजस्व है 38.40 लाख करोड़ रुपए। सकल कर राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपए है, जो हमारी जीडीपी का 11.8% है। ये मतलब इसका ये जो है 11.8% है। अब समझे। और ये जो 11.8% मिलेगा, इसमें से इस 11.8% का 6.8% प्रत्यक्ष कर से आएगा और 5% अप्रत्यक्ष कर से आएगा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए सरकार को रुपया कहाँ से कितना मिलता है और कहाँ कितना रुपया खर्च करती है सरकार, इसमें जो विवरण दिया जाता है 2 गोले में ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना के, पाई चार्ट बना के, उसको हमने सारणी में लिख लिया ताकि आपको आसान रहे। तो देखिए, उधार और अन्य देयताओं से अर्जित होते हैं 27 पैसे। ठीक, निगम कर से अर्जित होते हैं 17 पैसे, आय कर से अर्जित होते हैं 19 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी से 18 पैसे और कर भिन्न राजस्व से 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी से 1 पैसे। यानी कि टोटल 100 पैसे हमको मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? उधारी से 27 पैसे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको कहाँ से मिलता है? आयकर से मिलता है 19 पैसे। तीसरा नंबर जो हमको सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है वो जीएसटी है, 18 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर निगम कर है जिससे 17 पैसे मिल रहे हैं, फिर सीमा शुल्क 4 पैसे, फिर उसके बाद कर भिन्न राजस्व 9 पैसे। इससे टोटल हमको 100 पैसे मिल रहे हैं। और हम खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं? देखिए, कहाँ से रुपया आता है कितना और कहाँ कितना खर्च किया जाता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये पेपर में आता है, डायरेक्ट आता है। तो सरकार केंद्रीय आयोजना यानी केंद्रीय योजनाओं पे खर्च करती है 8 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे खर्च करती है 16 पैसे। ठीक, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना केंद्रीय आयोजना पे खर्च करती है 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे खर्च करती है 16 पैसे, ब्याज अदायगी पे खर्च करती है 19 पैसे, रक्षा पे खर्च करती है 8 पैसे। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा पे कितना खर्च हो रहा है? 8 पैसे यानी 8%। आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 9 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21 पैसे, पेंशन पे 4 और अन्य व्यय पे 9। यानी सरकार सबसे ज़्यादा खर्च किस पे कर रही है? 21 पैसे टैक्स और शुल्क पे करने में खर्च कर रही है। और सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से उसको हो रही है? उधार और अन्य देयताओं से। 27 पैसे वो उधारी वगैरह से प्राप्त कर रही है और वो खर्च कर रही है कर और शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें 21 पैसे वो खर्च कर रही है। ठीक है,
तो रुपया आता है इन स्रोतों से, रुपया जाता है इन स्रोतों में, ये ध्यान रखिएगा। करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पे 21% वो खर्च कर देती है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी है, जिस पे 19 पैसे खर्च करती है। ठीक है, सरकार जो है किन किन चीज़ों पे खर्च कर रही है ये दिया गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है उधार से, सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है ब्याज अदायगी पे। ठीक, और दूसरा कौन सा बड़ा स्रोत है आयकर का या इनकम का, तो दूसरा बड़ा स्रोत है आयकर, आयकर से मिल रहा है। और दूसरा बड़ा स्रोत खर्चे का है केंद्रीय क्षेत्र की कर और शुल्क के बाद ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी पे 19 पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इसका PDF हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है, आप इसको वीडियो देखने के बाद PDF देख के इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अनुदान की अगर बात की जाए तो कुल अनुदान सरकार प्राप्त कर रही है, मतलब प्रदान कर रही है 42,08,422 करोड़ रुपए का। ठीक है, 42,08,422.67 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं अनुदान के लिए, जिसमें से खाद्य अनुदान पूछा जाता है 47.99% है। यहाँ ये राशि याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटेज याद कर लीजिए बस। उर्वरक अनुदान 38.2%, पेट्रोलियम अनुदान 2.78%, ब्याज अनुदान 6.9%, अन्य अनुदान 4.13% प्रदान किए जाएंगे। कुल अनुदान प्रतिशत जो होगा वो 6.9% होगा। यूरिया सब्सिडी जो दी जा रही है 27.78% दी जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनुदान किस पे दिया जाएगा, खाद्य पे दिया जाएगा, 47.99%, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अनुदान क्या है, उर्वरक अनुदान है 38.2%, जिसमें से 27.78% जो है यूरिया सब्सिडी है। ठीक, बाकी और देंगे, आप PDF से इसको याद कर सकते हैं। विदेशी सरकारों को हम कितना अनुदान दे रहे हैं, सबसे मतलब कुल अनुदान विदेशी सरकारों को हम दे रहे हैं 9,621.90 करोड़ रुपए, यानी कि 9,622 करोड़ रुपए लगभग हम विदेशी सरकारों को अनुदान दे रहे हैं, जिसमें से हम भूटान को 2,068.56 करोड़ दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा है। यही याद कर लीजिएगा, राशि भूटान की याद कर लीजिएगा। बाकी विदेशी सरकारों में अनुदान प्राप्त करने वालों में शीर्ष 5 राज्य देश कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अनुदान हम दे रहे हैं भूटान को 2,068.56 करोड़, और हम विदेशी सरकारों को टोटल अनुदान दे रहे हैं 9622 करोड़ रुपए लगभग। ठीक है, तो दूसरा अनुदान नेपाल को दिया जा रहा है, तीसरा मालदीव को, चौथा मॉरिशस को, पांचवा म्यांमार को। यही शीर्ष 5 देश हैं। ब्याज अदायगी जो सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है, इस पे 11,62,940 रुपये टोटल खर्च होंगे ब्याज अदायगी पे। ये आपके पेपर में UP-PCS में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, UP-PCS में 11,62,940 करोड़ रुपए जो है कुल बजट का 24.27% ब्याज अदायगी पे खर्च होता है, जो सबसे बड़ी राशि है। इसमें प्रत्यक्ष कर 2020-21 में नई कर प्रणाली जो शुरू की गई है उसको बढ़ावा देते हुए आयकर में छूट के लिए आय की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई है, या 7.75 लाख कर दी गई है। इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ लीजिएगा, याद आ जाएगा। कर स्लैब्स की संख्या 6 किया गया है। किराया भत्ता, निवेश एवं बचत पर उपलब्ध कर छूटों के आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 7.75 लाख से ऊपर की आय होने पर कर योग्य आय की गणना 3 लाख रुपए से ऊपर की आय पर की जाएगी। ठीक है, मतलब 7.75 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, इसको कर से मुक्त रखा गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 7.75 लाख से 1 रुपये भी अगर अधिक होता है तो उसके ऊपर के आय की गणना 3 लाख रुपए की ऊपर की आय मानकर की जाएगी। ठीक है,
वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपये तक की मानक कटौती अनुमन्य है, जबकि पेंशन भोगियों के लिए 25,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपये तक की मानक कटौती, पेंशन भोगियों के लिए 25,000 तक की मानक कटौती। लॉन्ग टर्म कैपिटल की दर को बढ़ाकर 12.5% किया गया है, पहले ये 10% था। शॉर्ट टर्म कैपिटल 20% किया गया, पहले ये 15% था। ठीक है, पहले जो 10% था लॉन्ग टर्म कैपिटल उसको 12.5 किया गया है, पहले जो 15% था शॉर्ट टर्म कैपिटल उसको 20 किया गया है। 1 साल के भीतर शेयर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि 1 साल बाद लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स क्या क्या है ये जान लीजिए कि 1 साल के अंदर अगर आप शेयर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल लगेगा टैक्स। ठीक है, और 1 साल के ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है। सभी तरह के एंजल टैक्स समाप्त किए गए हैं। अब एंजल टैक्स क्या होता है? देखिए, एंजल टैक्स वो होता है कि जब कोई कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है, जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है ये, जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसे जुटाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम एंजल टैक्स बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर 40 से घटाकर 35% कर दिया गया है। कारपोरेट कर के लिए कमाई हुई 2,65,336 करोड़ रुपए यानी 20.44% से अधिक कमाई कारपोरेट कर के जरिए हुई है। अप्रत्यक्ष कर में क्या है? एक्सरे ट्यूबों, फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर बेसिक सीमा शुल्क दरों में बदलाव किया गया है। मोबाइल फ़ोन आदि के करों में कटौती की गई है। 25 आवश्यक खनिज, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 आवश्यक खनिजों के जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं इनको सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। 25 आवश्यक खनिज जो हैं इनको सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यहाँ से ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि सीमा शुल्क एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पेपर में आएगा ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। सोने चांदी पर सीमा शुल्क कम करते हुए 6% किया गया है। प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। ठीक है, अब देखिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में टैक्स कहाँ कहाँ से मिलता है। डायरेक्ट टैक्स जो है 6.8% है जीडीपी का, इनडायरेक्ट टैक्स 5% है, सकल कर राजस्व जो होगा वो 11.8%। कुल कर राजस्व हमको प्राप्त हो रहा है 11.8%, पहले भी इसको बता चुके हैं, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स 6.8% और इनडायरेक्ट टैक्स 5% हमको प्राप्त हो रहा है। और सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा कर हमको प्राप्त हो रहा है आयकर से 30.91%, और हम खर्च कहाँ ज़्यादा कर रहे हैं? ब्याज अदायगी पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमको कमाई हो रही है आयकर से 30.91% और ब्याज अदायगी पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। दूसरा जीएसटी से 27.65% की हमको कमाई हो रही है कर राजस्व में। ठीक है, कर अगर टोटल आय पूछा जाएगा तो उधार और अन्य देयताएं होंगे, लेकिन अगर कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा हिस्सा हमको आयकर से मिल रहा है 30.91%, फिर जीएसटी से 27.65%, फिर निगम कर से 26.56%। ये 3 बड़े सोर्स हैं, आयकर, जीएसटी और निगम कर, इन्हीं को आप याद कर लीजिए। ठीक है, पूरा याद करना जरूरी नहीं है। अगर सकल कर राजस्व संख्या में पूछा जाएगा तो 38,40,170 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हो रहा है। अन्य जो बजटीय घोषणाएं मुख्य हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि पीएम गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी, 2020 में या 2021 में? इतना ऑप्शन हम दे रहे हैं कि पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू कब हुई थी।
शहर में रेंटल हाउस मार्केट तैयार की जाएगी। ठीक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल पर छात्रावास बनाए जाएंगे, यानी हॉस्टल बनाए जाएंगे निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल पर। नदियों की सफाई के लिए 30,233.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 30,233.83 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए, लाख करोड़ नहीं, 30,233.83 करोड़ रुपए का प्रावधान नदियों की सफाई के लिए किया गया है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 रुपये, मतलब 1.48 लाख करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, 3% ब्याज पर ये होगा, ये पहले बताया जा चुका है। 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास दिए जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90,958.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 90,958.63 करोड़ रुपए, जो विगत वर्ष की तुलना में 12.96% ज़्यादा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,77,566.19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। एमएसएमई हेतु सेल्फ फाइनेंस गारंटी फंड 100 करोड़ तक का बनाया जाएगा। राजकोषीय घाटा 4.9% रहा है। ठीक है, 24-25 में, और 25-26 में भी ये 4.9% ही रहने का अनुमान है। SC/ST के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत 9,554.98 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, SC/ST के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत 9,549.98 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये तो मुख्य बजटीय घोषणाएं थी। अब मुख्य योजनाओं के लिए कितना आवंटन हुआ है ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 7,553 करोड़ रुपए। पीएम पोषण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 12,467 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 12,467 करोड़। पीएम अजय, प्रधानमंत्री जनजातीय अनुसूचित जाति योजना इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री जनजातीय अनुसूचित जाति योजना के लिए 2140 करोड़ रुपए। पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ रुपए। पेपर में सीधा आने वाला क्वेश्चन ये, 7300 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। पीएम आवास शहरी के लिए 30,171 करोड़ रुपए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, इसके लिए कितना किया गया है? 2,05,250 करोड़ रुपए, 2,05,250 करोड़ रुपए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ 2140 करोड़ रुपए पीएम अजय के लिए हुआ है, पीएम जय के लिए 7300 करोड़ रुपए हुआ है, पीएम पोषण के लिए 12,467 करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,250 करोड़ रुपए जो सबसे ज़्यादा आवंटन किसी योजना के लिए किया गया है, तो यही है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए, सीधा पेपर में आने वाला क्वेश्चन, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसको याद कर लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा के लिए 4800 करोड़, सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 6250 करोड़, मनरेगा के लिए 8600 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 8600 इम्पोर्टेंट है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 1,68,464 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7192 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रक्षा पर व्यय करेंगे 4,54,773 करोड़, पेंशन पर व्यय करेंगे 2,43,296 करोड़, खाद्य अनुदान पर व्यय करेंगे 2,05,250 करोड़, उर्वरक पर व्यय करेंगे 1,64,000 करोड़, पेट्रोलियम पर व्यय करेंगे 11,925 करोड़, कृषि पर व्यय करेंगे 1,51,851 करोड़, शिक्षा पर व्यय करेंगे 1,25,638 करोड़, स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे 89,287 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़, जीएसटी पर 1,50,000 करोड़, राज्यों को 3,22,787 रुपये देंगे
और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 15,16,176 करोड़ यानी 15,16,176 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान है। तो ये मुख्य मुख्य व्यय हैं और मुख्य मुख्य आवंटन हैं, जिनमें से आप पीएम किसान याद कर लीजिए 60,000 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 6250 करोड़, मनरेगा 8600 करोड़, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, और स्वच्छ भारत मिशन 7192 करोड़, ठीक है। रक्षा पे 4,54,773 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा कृषि पर 1,51,851 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़, स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़, जीएसटी पर 1,50,000 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 15,16,176 करोड़। टोटल जो व्यय कर रहे हैं ये कुल विभिन्न मदों पर वो 3,81,175 करोड़, 3,81,175 करोड़ ये विभिन्न मदों पर व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो किन किन मुख्य मदों पर व्यय किया गया है, किसके लिए कितना आवंटन किया गया है, ये मैंने बता दिया आपको। सबसे ज़्यादा आवंटन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए हुआ है 2,05,250 करोड़ रुपए का। ये पेपर में सीधे आने वाला क्वेश्चन है। 5 वर्ष के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पीएम अजय योजना के लिए 2140 करोड़ रहे, प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजातीय योजना के लिए, ठीक है। पीएम जय के लिए यानी जन आरोग्य योजना के लिए 7300 करोड़ है, और आवास योजना शहरी के लिए 30,171 करोड़ है। तो ये कुछ कुछ आने वाले मतलब जो विशेष तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए बजट में, उनकी चर्चा की गई। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी विस्तृत कवरेज जो है बजट की किसी ने नहीं की होगी। विस्तृत क्या कह सकते हैं, बहुत शार्ट में सारे ज़रूरी तथ्यों को हमने शामिल करने की कोशिश की। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ। अगला वीडियो हमारा शीघ्र ही आर्थिक समीक्षा का होगा। आर्थिक समीक्षा हम बहुत जल्द करवाएंगे। वो वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, वो वीडियो 30 से 35 मिनट का होगा, ठीक है। बजट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कवर करना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।